श्री राम। यद्यपि ये पुस्तक का विषय अंग्रेजी में है, पर मैं अपनी बात हिंदी में रखूंगा क्योंकि मैं सोचता हिंदी में हूँ। तो मैं इससे आरंभ करना चाहूँगा कि ये पुस्तक की आवश्यकता क्यों हुई। तो अगर हम चर्च का इतिहास देखें और इनफैक्ट अब्राहमिक रिलीजन्स का इतिहास देखें तो 10,053 में 1053 में चर्च स्प्लिट हुआ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न चर्च के बीच में। तो ईस्टर्न चर्च वो है जिसे हम ऑर्थोडॉक्स चर्च कहते हैं, जो कि सर्बिया, रशिया, बुल्गारिया, ग्रीस इन क्षेत्रों में। और वेस्टर्न चर्च वो जो कैथलिक हुआ और बाद में 1517 में मार्टिन लूथर के रिफॉर्मिस्ट अटेम्प्ट के बाद प्रोटेस्टेंट मूवमेंट में तो वेस्टर्न चर्च फिर से ऑर्थोडॉक्स और कैथलिक और प्रोटेस्टेंट में स्प्लिट हो गया। तो यदि हम अपना इतिहास देखें इनका, तो ये सदैव सतत आपस में लड़ते रहे। 5 जनवरी ने जब यूक्रेन का युद्ध आरंभ हुआ तो उसको कवर करते हुए एक स्टोरी की थी जिसमें उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि जो वेस्टर्न चर्च है उसका ईस्टर्न चर्च से सदैव युद्ध रहा है। 10,053 में जो वो चर्च स्प्लिट हुआ तो वो जो 2 पोप्स हैं, मतलब कैथलिक पोप और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पोप, वो जाके 2018 या 19 में जब ये मुस्लिम इमिग्रेशन यूरोप में बड़ा इशू बनने लगा क्रिश्चियंस के लिए, तो तब पहली बार वे मिले। 1000 वर्ष वे नहीं मिले। और केवल यही नहीं, अगर हम जितने भी सिविल वॉर देखें, यूगोस्लाविया स्प्लिट हुआ तो जो सिविल वॉर हुआ, तो अगर हम देखें कि सर्ब्स, क्रोएट्स और जो बॉस्नियक्स लड़ रहे थे, तो द कैथलिक्स एंड द इस्लामिक्स वर टुगेदर फाइटिंग अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स चर्च। अगर हम रशिया टर्की वॉर देखें तो हम देखें टर्की के साथ सदैव कौन रहे? द वेस्टर्न चर्च। अगर हम ऑटोमन एम्पायर की क्रिश्चियन टेरिटरीज को देखें तो जो एक सुन्नी एम्पायर था और उन्होंने इस यूरोप की जो क्रिश्चियन टेरिटरीज थी, तो हम देखते हैं कि भाई ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ तो कभी भी वेस्टर्न लोग नहीं आए। और हाँ, ये ज़रूर हुआ कि वेस्टर्न चर्च में प्रोटेस्टेंट जब लगभग कोलैप्स होने को थे, जो 1483 का सीज ऑफ वियना था, तो उसमें ज़रूर पोप के आह्वान पे पोलिश कैथलिक किंग ने प्रोटेस्टेंट सेना की सहायता की, बट अन्यथा आपस में वे लड़ते रहे। और विशेषकर ऑर्थोडॉक्स चर्च के अगेंस्ट वेस्टर्न चर्च सदैव लड़ा। और उसके बाद जब स्प्लिट हुआ विद इन वेस्टर्न चर्च में, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट में बीच में जब स्प्लिट हुआ, तो वे सतत लड़ते रहे। जो जर्मनी में 30 वर्ष का सिविल वॉर चला 1517 के बाद, उसमें लगभग 1/3 जर्मनी नष्ट की जनसंख्या मार दी गई उस सिविल वॉर में, जो कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में था। और वो उतना मर्डर, उतनी प्रतिशत जनसंख्या तो वर्ल्ड वॉर 1 में भी नष्ट नहीं हुई थी। तो जस्ट टू गिव अ कंटेक्स्ट कि दिस हैज ऑलवेज बीन अबाउट माई वे और हाईवे। ये एक अब्राहमिक थॉट है कि भाई हमारा विचार है तो वही विचार हम इसको सदैव चलाएंगे। और इसको जब हम देखते हैं कि अगर यूएस को हम स्टेट देखें तो यूएस को कभी भी हमें यूएस के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक का जो विषय है वो प्यूरिटन मूवमेंट एंड यूएस यूनिवर्सिटीज है। बट हमें इसको सदैव एज एन एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो देखना चाहिए। बिकॉज मतलब वास्ट जब हम कहते हैं वाइट, एंग्लो सैक्सन, प्रोटेस्टेंट, तो ये जो समूह है ये वही ब्रिटेन से वे लोग गए, और या जहाँ कैथलिक मेजॉरिटी कंट्रीज से प्रोटेस्टेंट भागे, प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी से कैथलिक भागे, और उनको लगा भाई एक नया देश है इंग्लैंड और अमेरिका, वहाँ पे हम अपना बसाएंगे। तो उनमें जैसे कि राहुल की पुस्तक में उन्होंने अलग अलग चैप्टर्स में बताया है कि जैसे वर्जीनिया है, आपने बुक में लिखा है, तो वो कैथलिक बहुल था, तो वहाँ प्रोटेस्टेंट कैथलिक लड़ाई चलती रही। और प्यूरिटन मूवमेंट एसेंशियली प्रोटेस्टेंट मूवमेंट रहा। और तो ये जो वास्प को हम कंटिन्यूम के रूप में देखें, अभी भी हम 5 आइज का देखते हैं कि जो 5 आइज का भारत के विरुद्ध आक्रमण है, तो वो यूएस, कौन है 5 आइज? यूएस है, कनाडा है, इंग्लैंड है,
न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। तो बेसिकली वाइट एंग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेंट समूह है। तो हमें हमेशा इसको एंग्लो यूएस मतलब ब्रिटेन और यूएस को कभी भी अलग नहीं देखना चाहिए, उन्हें एक कंटिन्यूम में देखना चाहिए। सिर्फ ये हुआ कि विश्व युद्ध 2 के बाद ब्रिटेन से सत्ता एक दूसरे गोरे क्रिश्चियन पे चली गई, इतना ही अंतर हुआ। और मैं मतलब चर्च के रूप में कह रहा हूँ, क्रिश्चियन इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चर्च एज अ इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम यूएस के डीप स्टेट का रोल देखते हैं तो मैल्कम ग्लैडवेल की एक बुक है द बॉम्बर माफिया, आप में से पढ़ी है लोगों ने? तो इट इज अबाउट कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब यूएस ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, तो एक था कि आप मास बॉम्बिंग कर सकते हो या प्रिसीजन बॉम्बिंग कर सकते हो। तो यू कुड अडॉप्ट वन ऑफ द टू स्ट्रैटेजीज। एंड द यूएस इन जर्मनी ट्राइड टू डू पिन पॉइंटेड बॉम्बिंग, बट इन जापान उन्होंने मास बॉम्बिंग की। जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए 1945 में, तो उसके अगस्त से बहुत पहले सीरीज ऑफ नापाम बॉम्ब्स गिराए गए, मतलब हजारों सॉर्टीज की गई, पैसिफिक से प्लेन उड़ते थे। और वो जो नापाम है, ठीक है, तो वो इंसिडेंटरी बॉम्ब है, मतलब आग एकदम पकड़ता है। वो फॉर्मूला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में तैयार किया गया। जापान में जिस टाइप के घर होते थे लकड़ी के, उसकी कॉपीज बनाई गई, ये देखने के लिए कि अधिक से अधिक आग कैसे फैले, कैसे अधिक से अधिक लोग मरें। तो जो पॉइंट ये है कि दिस वाज ऑलवेज द यूएस स्टेट हैज ऑलवेज बीन अ क्रिश्चियन स्टेट। और आज भी अगर हम देखें, तुलसी गबार्ड को बाहरी कर देती है डेमोक्रेटिक पार्टी, विवेक रामास्वामी को रिपब्लिकन बाहर कर देते हैं। तो सीधा फंडा है कि भाई आप जूडियो क्रिश्चियन स्टेट में अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है, तो चाहे निकी हेली हो, चाहे बॉबी जिंदल हो, आपको हिंदू छोड़ के क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। तो ये है। तो जब तक हम यूएस के डीप स्टेट का जो मूल चरित्र और वित्तीय है, जो एक अब्राहमिक या जूडियो क्रिश्चियन है, वो नहीं समझेंगे, तब तक हम इस भाव को नहीं समझ पाएंगे कि आ कहां से रहा है। तो जो यूनिवर्सिटीज रही वेस्ट की, वो सदैव एज सेमिनरीज रही, मतलब उनका ध्येय था धर्म की शिक्षा, मतलब उनके मजहब की शिक्षा, धर्म नहीं मजहब की शिक्षा। और जब कैम्ब्रिज, जो ब्रिटिश कैम्ब्रिज था, वो मैसेच्यूसेट्स में नया कैम्ब्रिज बना, तो वहाँ पे जो MIT बने या हार्वर्ड बने बॉस्टन में, तो उसमें भी उनकी वही कल्पना थी कि दे स्टार्टेड ए सेमिनरीज। मेरी बेटी यूएस की आईवी लीग की यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, और मुझे बिल्कुल वहाँ जाके चैपल को अंदर से देखने का मौका मिला है विस्तार से। तो वो इट इज़, जो ये हम कहें सेक्युलराइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये तब हुआ जो एक फेज आया पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, जब एक प्रकार से साइंटिफिक या टेक्निकल फोकस अधिक रहा यूनिवर्सिटीज का। उससे पहले का अगर आप फेज देखें, अगर आप जॉन जो सीगल की जो बुक है लव स्टोरी वगैरह, जो 1920s के हार्वर्ड पे सेट है, तो वहां क्या हो रहा है, ज्यूज के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं प्रोटेस्टेंट्स। सो दिस हैज ऑलवेज बीन, मतलब दिस इज नॉट एन एबरेशन, ये कोई नई चीज नहीं है। हम क्या है, हमें कूलेड पिलाया जाता है, क्योंकि मीडिया वही कंट्रोल करते हैं। मीडिया के जो 5-6 हैं, उनको वो रन वही कर रहे हैं, पीछे से यूएस के स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं। तो हम सबको बताया जाता है जी यूएस बड़ा अच्छा है, डेमोक्रेसी है, ये सब कुछ नहीं है। इट्स अ पुलिस स्टेट एंड दे हैव। तो अब मैं आता हूँ, यूएस स्टेट इज अ डीप क्रिश्चियन स्टेट। तो जापान बॉम्बिंग का बताया, न्यूक्लियर बॉम्ब का बताया। न्यूक्लियर बॉम्ब वाज नॉट यूज्ड ऑन जर्मनी, इट वाज यूज्ड इन जापान, बिकॉज द जापानीज वर नॉन क्रिश्चियंस, सो दे किल्ड मिलियंस। और उसके बाद जो डगलस मैकार्थर गए, जो कि यूएस के वॉर जनरल थे, वो वहां पे रहे जापान में, और उन्होंने पूरा जोर लगाया जापान को क्रिश्चियन बनाने का। इनफैक्ट एक बुक है जो पढ़ने लायक है, सोल्जर ऑफ गॉड। तो हाउ डगलस मैकार्थर एक्चुअली ट्राइड टू पुश क्रिश्चियनिटी इन जापान। जापान में वो उतने सफल नहीं हो पाए, पर कोरिया एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कोरिया 1948 में 1% क्रिश्चियन था। मैं कोरोना से जस्ट पहले 2019 या 2019 में
सियोल गया था और एक और इंचॉन। तो अगर आप कोरिया को देखते हैं तो आज ऑलमोस्ट 50% क्रिश्चियन है। जो 7 चेबोल्स हैं लार्ज बिजनेस ग्रुप्स, उनमें से एक भी बुद्धिस्ट नहीं है, एक भी। ऑल 7 आर क्रिश्चियन। और प्रेसिडेंट्स उनके पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 क्रिश्चियन रहे हैं। तो आप सियोल में रेलवे स्टेशन से बाहर निकले, वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जी यू आर अ सिनर, क्रिश्चियन बन जाइए। तो ये एक पूरा, एंड दैट्स प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी। अगर हम श्रीलंका का केस देखते हैं, हम वियतनाम का केस देखते हैं, तो वियतनाम का सिविल वॉर क्या था? इनफैक्ट पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जितनी भी एशिया में कॉलोनीज फ्री हुई, तो लगभग सब में चर्च ने पूरा जोर लगाया उनको अपने नियंत्रण में लेने का। अगर हम पिछले 20 वर्ष में देखें तो 2 देश नए बने। एक है ईस्ट तिमोर जो इंडोनेशिया से टूटा, और एक है साउथ सूडान जो सूडान से टूटा। दोनों केस में हु लेड द मूवमेंट? इट वाज द मिशनरीज। सो इट वाज अ क्रिश्चियन स्टेट दैट ब्रोक आउट फ्रॉम अ मुस्लिम स्टेट। तो अगर हम जब तक पूरे ये जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ रिलीजन नहीं देखेंगे, तो बिकॉज वी आर टॉट नो नो इट्स सेक्युलर, ऐसा नहीं था, इट वाज ऑयल, या श्योर इट वाज ऑयल, बट इट वाज मोर देन ऑयल। और यही सब 1970s में भारत में हो रहा था। जो पूरा द्रविड़ मूवमेंट है, इसके पीछे आज भी हम देखते हैं तमिलनाडु में किस प्रकार से चर्च का रोल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि कुंदकोलम न्यूक्लियर रिएक्टर के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट थे उसकी फंडिंग नॉर्वे से हो रही थी। श्रीलंका में क्या हो रहा था? जो लोग मर रहे थे, एक तरफ हिंदू एक तरफ बुद्धिस्ट, और ऊपर कौन है? वेल्लुपल्ली प्रभाकरन, एंटन बालासिंघन। हु आर दैट लीडरशिप? हु इज पिछले, आप बताएं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद श्रीलंका के कितने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं जो बुद्धिस्ट बने? क्रिश्चियंस क्यों बन रहे थे भाई? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन क्या है? आज पंजाब में क्या हो रहा है? जब हम अगर भारत पे आते हैं तो 1857, पराग टोपे यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है 1857 के युद्ध पे, ऑपरेशन रेड लोटस, तो उसमें क्या है? 3 स्वतंत्रताओं के लिए हम लड़े। वो 3 कौन सी थी? आर्थिक स्वतंत्रता, राजनैतिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो हम आर्थिक स्वतंत्रता हार गए, हम राजनैतिक स्वतंत्रता हार गए, पर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता उस युद्ध से बचा ले गए, क्योंकि उससे पहले चर्च ने पूरा जोर लगाया यहाँ पे धर्म, अपने मजहब को फैलाने का। और वो जो युद्ध था जिसमें लगभग 1 करोड़ भारतीय मरे, उसके बाद उन्हें समझ आ गया कि या तो लूट लो या ईसाई बना लो, 2 में से एक होगा, दोनों नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, लूट लेते हैं। और जब 47 के बाद हमें तथाकथित स्वतंत्रता मिली, जैसी भी मिली, तो वरियर ऑलविन करके जो मिशनरी थे, उनका हमें पता है। यहाँ पे मैंने आते हुए देखा रानी गायदमेलू का नाम का जो छात्रावास है, तो वे रानी तो ईसाई नहीं थी। पर आज नागालैंड और मिजोरम में क्या स्थिति है? आज क्यों राजीव गांधी जाके कहते हैं मिजोरम में कि वील रूल चर्च मिजोरम बाय द बाइबल? क्यों ऐसा है कि अगर संडे को वोटिंग हो जाए तो चर्च प्रोटेस्ट करता है और वो वोटिंग की डेट चेंज करनी पड़ती है? तो ये विचार हमें करना पड़ेगा कि जो भारत की मूल वृत्ति है कि हम एक हिंदू मूल राष्ट्र हैं, हम सनातनी राष्ट्र हैं, तो ये हमें ये जो आक्रमण है हम पे, ये एक यूएस के डीप स्टेट का है, और वही उनकी यूनिवर्सिटीज को कर रहा है। जैसे मैंने हार्वर्ड का एग्जाम्पल दिया, तो ये हम सोचें कि बदल गया, नहीं बदला है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे यहाँ नक्सल मूवमेंट है, जो अगर हम बोडो आंदोलन की बात लें, ठीक है, तो हमें बताया जाता है जी बोडो आंदोलन है, बहुत बढ़िया है। बोडो आंदोलन के पीछे कौन है? बोडो में एक बहस इस बात पे थी कि बोडो भाषा किस लिपि में लिखी जाएगी, देवनागरी में या रोमन में। तो उन्होंने, देवनागरी की बात करने वाले हिंदू थे, जो ईसाई थे वो कहते थे रोमन में लिखे जाएंगे। उन्होंने जो हिंदी की बात करता था उन्हें मार दिया। तो ये जो प्यूरिटन या प्रोटेस्टेंट्स जो यूएस के डीप स्टेट को चला रहे हैं, यूएस की यूनिवर्सिटीज को चला रहे हैं, और वही यूनिवर्सिटीज हमारी यूनिवर्सिटीज, मतलब नो ऑफेंस, बट जो जेएनयू है, दिस वाज सेट अप बाय फॉरेन हेल्प, और वो लगभग हर बड़ी यूनिवर्सिटी का यही है जो सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है। दिस इज अ अब्राहमिक कंसेप्ट, और वहाँ पे दैट इन्फ्लुएंसेस आर पॉलिटी, आर ब्यूरोक्रेसी, आर जुडिशरी, आर
एलिट्स। तो ये जो विषय है इसको आना आवश्यक है। जो सैकड़ों सो कॉल्ड रिसर्च सेंटर्स चलते हैं अमेरिकन या वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में, उनका फोकस रहा है हमारे ऊपर। इट इज़ टाइम वी रिवर्स द गेज, हम उन पे देखें वो क्या कर रहे हैं। और उस दृष्टि से ये राहुल जी की पुस्तक एक बहुत अच्छी मतलब आरंभ है, इसका बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि जो आज एक बदला हुआ वातावरण है, हमने आते ही देखा इतने भगवा ध्वज लहरा रहे थे, तो और ऐसी पुस्तकें आएंगी और ये विचार फैलेगा। और जो सत्य है वो सत्य बोला जाना चाहिए। तो ये सत्य बोलने के लिए और लोग भी इस पुस्तक से प्रेरित होंगे। इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।